सभी लोगों को नमस्कार। सोनू मोनू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ दिनांक 21/2/23 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर से संबंधित टॉपिक। तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। सबसे पहला टॉपिक है ऑपरेशन दोस्त। तुर्की में ऑपरेशन दोस्त के तहत तैनात भारतीय सेना का चिकित्सा दल आज स्वदेश वापस आ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागीची ने एक ट्वीट में कहा कि 99 सदस्यों के दल ने तुर्की में सफलतापूर्वक सभी उपकरणों से लैस 30 बिस्तरों का फील्ड अस्पताल स्थापित किया और वहां 24 घंटे काम करते हुए इस दल ने लगभग 4000 मरीजों का इलाज किया। ये इनका कहना है। मतलब जो से फोर्स गया था वहाँ भूकंप जब आया था तो 99 सदस्य गए थे और उन्होंने क्या किया, जो वहाँ पर किया उसके बारे में बता रहे हैं। भारत द्वारा तुर्की और सीरिया में इस महीने 6 तारीख को भीषण भूकंप के बाद राहत और बचाव के प्रयासों के तहत आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया था। इस अभियान को किस लिए शुरू किया गया था? जो भूकंप आया था तुर्की में, उसके लिए ऑपरेशन दोस्त नाम का अभियान शुरू किया गया था भारत में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूकंप से प्रभावित लोगों को हर संभव मदद करने का निर्देश दिया था। तो जो भारत का जो बचाव दल है उसको एनडीआरएफ बोलते हैं। एनडीआरएफ इंडिया, ये देखो इसकी जर्सी पे लिखा एनडीआर, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड। ठीक है, तो इसके तहत ये जो टीम गई थी 99 लोगों की, उससे संबंधित कुछ फोटो हैं जो कार्य इन लोगों ने वहाँ पर किए हैं। तो देखिए इस फोटो में ये बच्ची को बचाया गया है, उससे संबंधित है। ये एक अनदर फोटो है जब पूरे क्रू मेंबर सभी लोग जा रहे हैं। और ये एक फोटो वो है जब एनडीआरएफ ने इस महिला को जान बचाई, तो उसने प्यार से हिंदुस्तानी जो सोल्जर हैं या एनडीआरएफ रिलीफ टीम के सदस्य उनको गले लगा लिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 300 डबल डेकर इलेक्ट्रिक एसी बस। ठीक है, ये बांग्लादेश ने हमारे देश से खरीदी। बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के अनुरूप कार्बन उत्सर्जन घटाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठाया है। जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित देशों में बांग्लादेश भी शामिल है। बांग्लादेश ने भारत से 300 डबल डेकर इलेक्ट्रिक एसी बसें खरीदने की घोषणा की है। ठीक है, ये बहुत जल्दी भारत इसको बांग्लादेश को दे देगा। अब जब बांग्लादेश का नाम आया है तो बांग्लादेश से कुछ अन्य तथ्य भी जान लेते हैं जो जरूरी है, कई एग्जाम्स पर पूछ दिए जाते हैं। राजधानी क्या बांग्लादेश की? ढाका। प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। ये प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की, शेख हसीना भी। और राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद राष्ट्रपति हैं और ये इनकी तस्वीर है अब्दुल हामिद जी की। बांग्लादेश कब बना था? 26 मार्च 1971 को बना था और शेख मुजीबर रहमान द्वारा बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। ये बांग्लादेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसे याद रखें आप लोग। आइए जानते हैं बांग्लादेश विश्व के नक्शे पर कहाँ है। तो ये हमारे पास विश्व का नक्शा है, तो इसमें आप देखिए बांग्लादेश, ये रहा भारत और ये रहा बांग्लादेश, इधर ये हमारा बांग्लादेश रहा। ठीक है, कुल मिला के आप अच्छे से देख लें, पूछा जा सकता है। तो ये पूर्व, भारत के पूर्व में पाया जाता है। अगर इसको ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, इंग्लिश में ईस्ट, वेस्ट और ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट में है भारत के। बांग्लादेश कहाँ पर है? ईस्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लोकतंत्र दिवस समारोह नेपाल में मनाया गया। तो नेपाल है, वहाँ पर लोकतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। तो नेपाल में वर्ष 19 फरवरी 1951 से पहले राजतंत्र प्रणाली थी। मतलब 19 फरवरी 1951 से पहले नेपाल जो है वहाँ पर राजतंत्र प्रणाली थी, मतलब वहाँ किसी राजा का शासन हुआ करता था, जिस कारण प्रत्येक वर्ष 19 फरवरी को लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस डेट के बाद यहाँ पर राजतंत्र प्रणाली खत्म हो गई, तो उसी दिन से लोकतंत्र दिवस मनाया जाने लगा वहाँ से। नेपाल आज दिनांक 19 फरवरी 2023 को लोकतंत्र दिवस समारोह के रूप में मना रहा। नेपाल में हर वर्ष विक्रम संवत फागुन 7 को राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस दिन के उपलक्ष्य में समूचे देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, खुशी मनाते हैं। नेपाल में लोकतांत्रिक कब स्थापित हुआ था? जब नेपाल में निरंकुश हो चुके राणा राजवंश, ये कोई राजवंश था, राणा राजवंश के शासन के खिलाफ जनता उठ खड़ी हुई थी। तो वहाँ पे 1951 से पहले जो राजवंश था वो राणा राजवंश राज करता था, तो उसके खिलाफ जनता उठ खड़ी हुई थी। नेपाल की आम जनता के संघर्ष और बलिदान के कारण 104 वर्ष पुराने राणा राजवंश के शासन का सन 1951 में अंत हो गया। तो ये जो राजवंश था 104 साल से शासन करता आ रहा था नेपाल पे, तो उसका अंत हो गया था। लोकतंत्र दिवस के महत्व को याद करते हुए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्य विपक्षी पार्टियों ने इस ऐतिहासिक अवसर पर लोकतंत्र की स्थापना के लिए जान गंवाने वाले शहीदों की श्रद्धांजलि अर्पित
की। ठीक है, इन लोगों ने वहाँ के जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनके द्वारा ये सब किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य लोगों के उपस्थिति में काठमांडू के टुंडी खेल में एक विशेष समारोह का भी आयोजन किया जा रहा है। आइए देखते हैं नेपाल के कुछ अन्य तथ्य क्या क्या है। ठीक है, तो राजधानी क्या है? काठमांडू है नेपाल की। प्रधानमंत्री है पुष्प कुमार दहल है। राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। ये पुष्प कुमार दहल जी और ये राष्ट्रपति है नेपाल की विद्या देवी भंडारी। नेपाल विश्व के नक्शे पर कहाँ पर है? आप देख लीजिए, ये रहा इंडिया और ये रहा नेपाल ऊपर की ओर। ये रहा, इधर था बांग्लादेश और इधर बांग्लादेश, ये था नेपाल। तो कहाँ पर है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर और ये दक्षिण। तो इसे मान लो उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर में मान लो। ये नेपाल ये है ना, तो ना ये उत्तर में पूर्व था ना ही पूर्व में, तो उत्तर पूर्व में मान लो इसको। ठीक है, उत्तर पूर्व में होगा ये। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 में मनाया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मोटा अनाज को अधिक खाने या यूज करने के लिए बताया गया था, तो उसी के संबंध में इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। पेइचिंग में भारतीय दूतावास, ये पेइचिंग नाम की जगह है, भारतीय दूतावास और ग्वांगजू और संघाई में वाणिज्य दूतावास के द्वारा उत्साह के साथ अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 मनाया गया है। इस आयोजन के एक भाग के रूप में पेइचिंग में भारतीय दूतावास, ताज पवेलियन और दास्तान भारतीय रेस्तरां के सहयोग से मोटा अनाज खाद्य सप्ताह शुरू किया गया है। ठीक है, वहाँ के रेस्टोरेंट में मोटा अनाज ही उपलब्ध होगा, जो ये वाले रेस्टोरेंट के नाम पेइचिंग। दोनों भारतीय रेस्तरां ने मोटे अनाज के नए नए पकवानों का प्रदर्शन किया है। इनकी खाद्य सामग्री की सूची में मोटे अनाज के सभी व्यंजन शामिल हैं और इस पर रेस्तरां के पुराने तथा नए ग्राहकों की ओर से प्रतिक्रिया भी अत्यंत उत्साहजनक रही है। इस अवसर पर पेइचिंग के दोनों रेस्तरां ने दूतावास के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के बारे में जानकारी भी साझा की है। तो मोटा अनाज, अब यहाँ टर्म आ रहा मोटा अनाज। मोटा अनाज में आता क्या क्या है? नंबर 1 बाजरा, नंबर 2 रागी, नंबर 3 कुटकी, नंबर 4 सवा, नंबर 5 ज्वार, नंबर 6 कंगनी, नंबर 7 चना और कोदो। ये चीज़ मोटे अनाज में आते हैं। कुल 8 हैं। 8 अनाज जो है मोटा अनाज के रूप में बताए जा रहे हैं। तो सबसे पहले बाजरा। बाजरा क्या सबसे ज़्यादा उगाया और खाया जाने वाला मोटा अनाज है। इसकी सबसे ज़्यादा खेती भारत में होती है। इसके साथ ही अफ्रीका में भी इसकी पैदावार होती है। बाजरा को कई इलाकों में बजरी और कम्बू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कुछ इलाकों में बाजरा को बजरी और कम्बू के नाम से भी जाना जाता है। बाजरा को हर तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि बाजरा को किसी भी मिट्टी में आप उगा लो। कम सिंचाई वाले इलाकों में भी बाजरे की खेती की जा सकती है। इससे मोटे दानों को अलग करने के बाद पशु चारे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। जब इससे दाने अलग कर लेते हैं तो इसका जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको पशु चारे के रूप में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इतना ही नहीं, बाजार के फसल अवशेषों से जैव ईंधन भी बनाया जाता है। प्रोटीन, फाइबर, अमीनो एसिड समेत कई न्यूट्रिएंट से भरपूर इसमें ब्रेड, दलिया, कुकीज समेत कई व्यंजन बनाए जाते हैं इससे। नेक्स्ट है हमारा रागी। रागी को देसी भाषा में नचनी भी कहा जाता है। ठीक है, तो देसी भाषा उसमें नचनी भी कहा जाता है। इस अनाज का रंग लाल भूरा और स्वाद अखरोट जैसा होता है। रागी के लिए अधिक पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। यह अनाज हर तरह की मिट्टी में पैदा हो जाता है। इसमें प्रोटीन, विटामिन, आयरन, कैल्शियम और विटामिन बी आदि पाई जाती है। इसके नियमित सेवन से डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है। आज भारत के साथ साथ पूरे एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में रागी फिंगर मिलेट की खेती की जा रही है। नेक्स्ट है हमारा कंगनी। नेक्स्ट अनाज क्या है? कंगनी। इसे एशियाई देशों में उगाया जाता है। जो एशियाई देश हैं उनमें इसको उगाया जाता है। इस मिलेट का दाना पीला होता है जिसे दलिया से लेकर पुलाव जैसे कई व्यंजन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। कम बारिश वाले इलाकों में उगने वाली कंगनी, इंग्लिश में फॉक्सटेल मिलेट, प्रोटीन, फाइबर, आयरन, पोटेशियम और मैग्नीशियम से भरपूर होती है। कंगनी का स्वाद भी काफ़ी हद तक अखरोट की तरह होता है। इसका जो स्वाद होता है वो अखरोट की तरह होता है। नेक्स्ट अनाज है सावा। सावा को देश के अलग अलग इलाकों में उडालू या झंगोरा के नाम से भी जानते हैं। तो इसके जो और नाम है उडालू और झंगोरा के नाम से भी जानते हैं। सावा का इतिहास भी बाकी मोटे अनाजों की तरह हजारों साल पुराना है। इसमें मौजूद पोषक तत्व फाइबर, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन बी आदि शरीर को खास एनर्जी देते हैं। इसके नियमित सेवन से सूजन, हार्ट डिजीज और डायबिटीज का खतरा भी कम होता है। किसान भी सावा उगाना बेहद पसंद करते हैं क्योंकि इसमें कीट या बीमारी लगने का खतरा नहीं होता। ये पॉइंट बहुत सही है कि सावा की अगर खेती करो तो इसमें कीट या बीमारियां ज़्यादा नहीं लगती हैं। नेक्स्ट अनाज हमारा चना। चना एक ऐसा मोटा अनाज है जो पूरी दुनिया में उगाया जाता है। भारत के साथ साथ यूरोप, चीन और अमेरिका में इसे सब सूप, दलिया और नूडल बनाए जाते हैं।
यह मिलेट फैट और कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। अच्छी बात यह चना जो है कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। साथ ही चना प्रोसो मिलेट प्रोटीन, फाइबर, विटामिन बी, आयरन और जिंक समेत कई विटामिन और खनिजों का मुख्य सोर्स होता है। इसके बाद आता है कोदो। कोदो एक पारंपरिक अनाज है जिसे केद्रव भी कहते हैं। औषधीय गुणों से भरपूर कोदो के दाने काफी छोटे हैं। इसकी फसल धान की तरह ही लगती है। लाल भूरे रंग के कोदो के दानों में कैंसर, मधुमेह और पेट के रोग दूर करने की शक्ति है। इसमें मौजूद प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट शरीर को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। नेक्स्ट अनाज है हमारा ज्वार। मिनरल, प्रोटीन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम और आयरन समेत कई पोषक तत्वों से भरपूर ज्वार के दानों को लोग भूनकर खाते हैं। ठीक, ज्वार के आटे से बना काजल आंखों को ठंडक देता है और कई रोगों को भी दूर करता है। खांसी जुकाम होने पर ज्वार के दानों को गुड़ में मिलाकर खाया जाता है, जिससे खांसी जुकाम समाप्त हो जाता है। उम्मीद है ये सारे मोटे अनाज आपको समझ में आ गए होंगे। हमने इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बता दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा खजुराहो नृत्य उत्सव शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश का खजुराहो कहाँ पे? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो है कौन है? मंगूभाई पटेल ने दिनांक 20/2/23 को शाम 7 बजे खजुराहो नृत्य महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया है। इस महोत्सव का समापन 26 फरवरी को होगा। इसी समारोह में मध्य प्रदेश रूपांकर कला पुरस्कार प्रदान किया जाएगा और कलाकृतियों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। यह 49वां खजुराहो महोत्सव मनाया जा रहा है। ठीक है, तो आप देखिए खजुराहो महोत्सव से संबंधित कुछ फोटो वगैरह है। देखिए 20 से 26 फरवरी 26 फरवरी तक चलेगा। ये जो खजुराहो महोत्सव है ये 26 फरवरी तक चलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट फोटो है, ये खजुराहो महोत्सव से संबंधित फोटो है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत आने वाले विदेशी नागरिकों और अनिवासी मतलब जो यहाँ के रहने वाले नहीं है, भारतीयों को यूपीआई का उपयोग करने की अनुमति देने का निर्देश दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय संस्थानों और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को भारत आने वाले विदेशी नागरिकों और अनिवासी भारतीयों को एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई का उपयोग करने की अनुमति देने का निर्देश दिया है। मतलब जो भारत में एनआरआई वगैरह आएंगे उनके लिए क्या है ना, यूपीआई उपयोग करें पेमेंट करने के लिए। नॉर्मली हम सभी लोग जानते हैं यूपीआई क्या है, जो आजकल हम लोग जगह जगह यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं, तो उस प्रक्रिया को अपनाने के लिए बताया गया। आरबीआई ने बताया कि सुविधा वर्तमान में केवल G20 देशों के यात्रियों के लिए चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर उपलब्ध कराई गई है। साथ ही यही बताया गया कि यह सुविधा धीरे धीरे देश के सभी हवाई अड्डों पर जल्दी उपलब्ध कराई जाएगी। यूपीआई का पूरा नाम क्या है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। जो यूपीआई है इसका पूरा नाम है यूनिफाइड इंटरफेस पेमेंट। ये एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से आप कहीं पे भी किसी भी वक्त अपने बैंक अकाउंट से पैसे चाहे आप भेज सकते हैं, अपने दोस्त के अकाउंट में, रिश्तेदारों के अकाउंट में, और अगर आप किसी पेमेंट करना है तो आप आसानी से यूपीआई की मदद से पैसे दे देते हैं। यूपीआई को शुरू करने की पहल एनपीसीआई की तरफ से हुई थी। तो एनपीसीआई का पूरा जो नाम है वो क्या? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यह संस्था जो है ये यूपीआई को मैनेज करती है। इंडिया में सभी बैंक के एटीएम्स को और उनके बीच हो रहे इंटर बैंक ट्रांजैक्शन को ये मैनेज करती है। कौन? एनपीसीआई। यूपीआई की शुरुआत 11 अप्रैल 2016 को की गई थी। याद रखें, ये डेट पूछा जा सकता कि 11 अप्रैल 2016 को ये शुरुआत की गई थी। और किसके द्वारा की थी? आरबीआई। जब ये शुरुआत हुई थी तब समय वहाँ आरबीआई के गवर्नर कौन थे? डॉक्टर रघुराम राजन थे। ठीक है, 21 सदस्य बैंकों के साथ शुरू किया गया था। शुरुआत में क्या था? 21 सदस्य देश जो बैंक थे उनके साथ इसको शुरू किया गया था। ठीक है, और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था शुरुआत में। यूपीआई के मुख्य रूप से 2 प्रकार की सेवाएं यूजर प्रदान करता है। नंबर 1 वित्तीय सेवा प्रदान करता है और दूसरा गैर वित्तीय सेवा। तो अब यूपीआई की वित्तीय सेवा में क्या क्या आता है? किसी अन्य यूपीआई यूजर को पैसों के लिए रिक्वेस्ट भेजना, बिलों का भुगतान करना, पैसों को ट्रांसफर करना, बैंक बैलेंस को चेक करना, पैसों को प्राप्त करना, ऑनलाइन रिचार्ज करना। ये 6 व्यवस्था यूपीआई की वित्तीय सेवा में आती हैं। ठीक, इसके बाद दूसरी सेवा जो है गैर वित्तीय सेवा। गैर वित्तीय सेवा में क्या आता है? लेन देन का पूरा विवरण देखना, पिन बनाना, क्यूआर कोड जनरेट करना, पिन बदलना, ओटीपी जनरेट करना, बैंक अकाउंट जोड़ना और हटाना, किसी ट्रांजैक्शन में होने वाली रुकावट के लिए पूछताछ करना। ये जो है यूपीआई की गैर वित्तीय सेवाओं में आते हैं। 1 2 ये 8 है। ठीक है, 8 पॉइंट जो है ये क्या यूपीआई की जो गैर वित्तीय सेवा है उनमें आते हैं। यूपीआई के फायदे क्या क्या है? यूपीआई ऑनलाइन पेमेंट का सबसे सुरक्षित और फास्ट माध्यम। पहला फायदा यही है कि यूपीआई का जो है सबसे सुरक्षित है। मतलब इसमें इस हैंड से पैसा दिया और उस हैंड पर रिसीव हो गया, बीच का कोई झंझट ही नहीं। सबसे सुरक्षित और फास्ट माध्यम यूपीआई से आप कभी पेमेंट कर सकते हैं।
कभी भी आप पेमेंट कर सकते हैं। यह सर्विस पूरे साल और 24 घंटे उपलब्ध रहती है। आप केवल एक ऐप के द्वारा किसी भी बैंक से पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई से पैसे ट्रांसफर करने पर आपको किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ता। आप ट्रांसफर करें, किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा। पैसे ट्रांसफर करने के लिए आपको केवल सामने की यूपीआई आईडी की जरूरत होती है। अगर आपको पैसे ट्रांसफर करना तो सिर्फ आप यूपीआई आईडी ले लो उसका, बस उसी से हमारा पैसा चला जाता है। यूपीआई का उपयोग करना बहुत आसान है। इसका इस्तेमाल करने के लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका इस्तेमाल करने के लिए कॉमन पीपल भी इसे आसानी से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। आप देख रहे हैं दैनिक व्यवहार में यूपीआई को बहुत ही ईजी से इंडियन नागरिकों ने अपना लिया है। यूपीआई के नुकसान क्या है? यूपीआई छोटे फंड ट्रांसफर के लिए बेहतर है। छोटे मोटे अगर आप फंड ट्रांसफर करें उसके लिए बेहतर माना जाता है। अगर आपको अधिक फंड ट्रांसफर करना है तो दूसरे बेहतर ऑनलाइन ट्रांसफर भी तरीके भी मौजूद हैं, जैसे आरटीजीएस, ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग और भी तरीके हैं। अगर आपकी यूपीआई पिन किसी गलत आदमी के हाथ लग जाए तो आपके साथ धोखाधड़ी कर सकता है। मतलब ये है कि अगर आप जैसे यूपीआई आपने पिन बना रखा है, पासवर्ड बनाया, और वो अगर किसी आदमी लगे तो हो सकता है वो आपका खाता खाली कर दे। तो ये एक इससे चांस है मोबाइल, क्योंकि आजकल मोबाइल लोग दे देते हैं जनरली। आजकल का ज़माना नहीं रहा है मेरे हिसाब से किसी को मोबाइल वगैरह यूज करने देने के लिए। पता नहीं वो कौन सा सॉफ्टवेयर डाल के चला जाए और आपके साथ यूपीआई फ्रॉड हो जाए बैंक से संबंधित। तो थोड़ा सा इसके लिए केयरफुल रहें सभी लोग। कभी कभी सर्वर डाउन होने पर यूपीआई से पैसे ट्रांसफर करना मुश्किल हो जाता है। कई बार होता है कि हम लोग पेमेंट करते हैं तो पेमेंट नहीं जाता, ये समस्या आ जाती है। उस कंडीशन के लिए थोड़ा हमें कैश जेब में रखना पड़ता है। यूपीआई के जरिए पेमेंट करने के लिए अच्छी इंटरनेट स्पीड होना जरूरी है। ठीक, एक चीज़ है कि इंटरनेट स्पीड अच्छी होनी चाहिए जब पेमेंट कर रहे हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के 14वें मुख्य न्यायाधीश होंगे जस्टिस मिश्रा जी। ये हैं जस्टिस मिश्रा जी। तो ये झारखंड जो उच्च न्यायालय है, झारखंड हाई कोर्ट जो है उसके 14वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, जो झारखंड उसके राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन ने आज झारखंड उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा, ये संजय कुमार मिश्रा जो है को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जस्टिस मिश्रा झारखंड उच्च न्यायालय के 14वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। एक टॉपिक हमारा सैन्य अभ्यास दुस्तलिक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू। भारत की थल सेना और उज्बेकिस्तान की थल सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास दुस्तलिक का 4था संस्करण आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू हुआ। ठीक है, तो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में कहाँ? पिथौरागढ़ है। तो वहां पर कौन सा सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है? दुस्तलिक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उज्बेकिस्तान, कौन सा देश? उज्बेकिस्तान और भारतीय थल सेना, जो भारत की थल सेना मतलब उज्बेकिस्तान की थल सेना और भारत की थल सेना के 45 सैनिक इस अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। 14 दिनों तक चलने वाला यह संयुक्त अभ्यास पर्वतीय और अर्ध शहरी प्रदेश में संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित करेगा। तो ये सैन्य अभ्यास से संबंधित ये फोटो है, आप लोग देख सकते हैं। दोनों देशों के सैनिक यहाँ से बैठे, ये देखिए 2 कलर की ड्रेस है। यहाँ से इधर शायद इंडियन है, इधर उज्बेकिस्तान के लोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है नागालैंड के 21वें राज्यपाल ला गणेशन बनाए गए। नागालैंड जो प्रदेश है उसके 21वें राज्यपाल ला गणेशन जी बनाए गए। ला गणेशन ने आज नागालैंड के 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। उन्होंने असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी का स्थान लिया है। जो असम के राज्यपाल हैं उनका स्थान इन्होंने ले लिया है। श्री मुखी सितंबर 2021 से इस वर्ष 14 फरवरी तक नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। ये असम के जो राज्यपाल थे वो अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। गुवाहाटी उच्च न्यायालय कोहिमा खंडपीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सोंग खोपचंग सर्टो ने उन्हें राजभवन कोहिमा में पद की शपथ दिलाई। जो राजभवन है उसमें राजभवन बनाया कोहिमा, वहां पर इनके पद की शपथ दिलाई। किसने? न्यायाधीश न्यायमूर्ति सोंग खोपचंग सर्टो ने। ठीक, इस मौके पर मुख्यमंत्री नेफ्यूरियो भी थे, उप मुख्यमंत्री वाई पैटर्न भी थे, कैबिनेट मंत्री और मुख्य सचिव जे आलम भी थे इस समय जब इन्हें शपथ दिलाई जा रही थी। तो ये फोटो है ला गणेशन जी के, आप देख लीजिए। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं हमारे ला गणेशन जी। ठीक है, इनके सिंगल फोटो। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आपको हमारा करंट अफेयर से संबंधित यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू। जल्दी आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।